हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भाग 3 के बारे में पढ़ा, जहां अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक था। ठीक, जिसका नाम था मौलिक अधिकार। ठीक, जो कि तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर 1945 ईस्वी में जोड़ा गया। तेज बहादुर सप्रू समिति ने जब 1945 में अपनी सिफारिश प्रकट की तो उस समय उन्होंने दो अधिकारों को बताया था। एक कोर्ट में जिसके लिए जा सकते हैं, प्रवर्तनीय है। एक कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए वो अप्रवर्तनीय है। तो जो प्रवर्तनीय था उसको भाग 3 में रखा गया, जिसका नाम मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और जिसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, जो अप्रवर्तनीय है, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, न तो न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, न तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, वो भाग 4 है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। ठीक, भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करता है, यानी राज्य की नीतियों के बारे में बात करता है। राज्य को नीति बनाने के लिए निर्देश करता है कि आप नीतियों को बनाएं, नियम को बनाएं और उस नियम को फॉलो करें, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके, लोक कल्याणकारी देश बनाया जा सके, जिससे विकास हो सके। ठीक, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के कहां तक, 51 तक। कौन? भाग 4 में जो दिया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर, लिखेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, कहां से? 36 टू 51। ठीक, दिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, भाग 4 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद आते हैं, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। ठीक, लिखेंगे थोड़ा सा इसका इतिहास, लिखेंगे स्टार बना करके। सन 1945 में, सन 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति, सप्रू समिति के सिफारिश पर, तेज बहादुर सप्रू समिति के सिफारिश पर, के सिफारिश पर, सिफारिश पर मौलिक अधिकार के साथ, मौलिक अधिकार के साथ, मौलिक अधिकार के साथ, अधिकार के साथ राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व को भी भाग 4 में जोड़ा गया, को भी भाग 4 में जोड़ा गया, में जोड़ा गया, भाग 4 में जोड़ा गया। किसको? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। ठीक, और एक इसमें है भाग 3 में है, कौन? मौलिक अधिकार। और एक इसमें हो गया भाग 4 में हो गया। ठीक, कौन? राज्य का नीति निदेशक तत्व। किस समिति की सिफारिश पर? तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर ये दोनों अधिकार जोड़े गए थे। भाग 3 के लिए हम बताए कि कोर्ट जा सकते हैं, ये प्रवर्तनीय है, न्यायालय में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी बोलते हैं, हम हमेशा शॉर्ट में डीपीएसपी ही लिखेंगे, इसको आपको समझना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को ही भाग 4 में दिया गया है, जिसको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये हर कार्य को करने के लिए कहा जाएगा राज्य को, कि राज्य का यह उद्देश्य होगा, यह करना होगा, लेकिन वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है राज्य। आप इसमें किसी भी प्रकार से उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व को जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और इसका जो प्रेरणा स्रोत है लिखेंगे। ठीक, इसका स्रोत, राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो स्रोत है लिखेंगे आयरलैंड, 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 आयरलैंड। कहीं कहीं लिखेगा आयरिश संविधान, आयरिश संविधान, आयरिश संविधान।
तो समझते रहिएगा, आयरलैंड के ही संविधान से इसका स्रोत है, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया था, उस स्रोत को लिया था, उसको पढ़ा और उसको अपने संविधान में शामिल किया। और हमने शुरुआत के क्लासों में ही संविधान में बताया था कि हमारा जो संविधान है इसका स्रोत कई देशों के संविधानों से मिल करके बना है, और इसीलिए भारत के संविधान को हम उधार का थैला कहते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी शामिल किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में। ठीक, आइए आगे लिखेंगे, इसमें स्टार बना करके। भाग 4 तो लिखना नहीं है, अनुच्छेद लिखना नहीं है, आगे थोड़ा सा समझ लीजिए। जो राज्य के डीपीएसपी हैं, ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान निर्माताओं के द्वारा यह राज्य को दिए गए एक सकारात्मक निर्देश है। क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह राज्य को दिया गया संविधान निर्माताओं की तरफ से एक सकारात्मक निर्देश है, जिनका पालन नीति निर्माण में करना क्या है, जरूरी है। ठीक, जब भी राज्य का मतलब यहां देश से, जब भी राज्य कोई नीति का निर्माण करता है, ठीक, तो उसको इन निर्देशों को, जो निर्देश दिए गए हैं भाग 4 में, इनको पालन करना जरूरी है। वो पालन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी बताया गया है। ठीक, अगर नहीं करते हैं तो आप इसके लिए न्यायालय में कोई भी किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दे सकते। तो संविधान निर्माताओं ने जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया है, उनका सकारात्मक यह निर्देश था कि राज्य जब भी कोई भी अपने विकास के लिए कार्य करे तो इन नीतियों का पालन क्या करे, जरूर करे। ठीक, तभी वो एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। तो लिखेंगे राज्य के डीपीएसपी, इसमें लिखेंगे राज्य के डीपीएसपी, राज्य के डीपीएसपी, राज्य के डीपीएसपी। इस डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के डीपीएसपी संविधान निर्माताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा, निर्माताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिया गया, राज्य को दिया गया, राज्य को दिया गया, दिया गया एक सकारात्मक निर्देश है, एक सकारात्मक निर्देश है, सकारात्मक निर्देश है। देख रहे हैं, सकारात्मक निर्देश है। सकारात्मक का मतलब उसमें कोई भी मनाही की बात नहीं की गई है, बल्कि उसके हित में ही बात कही गई है। सकारात्मक निर्देश है, जिनका पालन करना, जिनका पालन करना, जिनका पालन करना, जिनका पालन, जिनका पालन नीति निर्माण में, नीति निर्माण में, नीति निर्माण में, जिनका पालन नीति निर्माण में किया जाना जरूरी है, किया जाना जरूरी है, जाना जरूरी है, किया जाना जरूरी है। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। राज्य के डीपीएसपी संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिया गया एक ऐसा है सकारात्मक निर्देश है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, कि मौलिक अधिकार कैसा है, नकारात्मक। वो मनाही करता है हर जगह कि राज्य कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा किसी की नागरिक का क्या हो, मौलिक अधिकार हनन हो, लेकिन ये राज्य को दिया गया एक सकारात्मक निर्देश है, जिनका पालन नीति के निर्माण में किया जाना क्या है, जरूरी है। आगे लिखेंगे स्टार बना करके, स्टार बनाकर लिखेंगे डीपीएसपी का उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य भारत को, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक, बनाना है। एक लोक कल्याणकारी लिखिएगा, एक लोक कल्याणकारी यहां लिख लीजिएगा, एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक
को लोक कल्याणकारी, यहाँ एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। लिखेंगे यह न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। ठीक, यानी इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, फास्ट नोट करिए थोड़ा। राज्य के डीपीएसपी संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिया गया एक प्रकार का सकारात्मक निर्देश है, जिनका पालन नीति निर्माण में किया जाना आवश्यक है। ठीक, डीपीएसपी का उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। कोई भी पूछता है भाग 4 का उद्देश्य क्या है, ठीक, या लोक कल्याणकारी बनाने का उद्देश्य भारत के संविधान के किस भाग का है, तो आप पहले आंसर में जवाब देंगे किसका है, भाग 4 का है। फास्ट नोट करिए। चलिए अब हम अनुच्छेद आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के बीच में एक एक आर्टिकल को लिखते हुए और समझते हुए चलेंगे कि कहने का इनका आशय क्या है। ठीक, चलिए इसको, जो अभी तक हमने इसका इतिहास बताया है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, इतिहास से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हर एग्जामों में। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और लोगों तक, और उनको ये बताते रहें कि प्रैक्टिस सेट अगर उनको करना है, टेस्ट सीरीज देनी है और भी नोट्स प्राप्त करने हैं जीएस संबंधी, वो भी निःशुल्क व्यवस्था के लिए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, उस पर जाकर के वो मैसेज करें और जुड़ें। ठीक, चलिए आगे की तरफ लिखेंगे। इसमें अनुच्छेद 36, पहले 36 से ही स्टार्ट होगा और 51 तक हम लोग पढ़ेंगे इसको। अनुच्छेद 36, चलिए अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36। ठीक, अनुच्छेद 36 ये जो है, इसमें क्या बात कही गई है, हमारा संविधान इसमें कहता है राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या, राज्य की परिभाषा। जैसे भाग 3 में हम लोग स्टार्टिंग में आर्टिकल 12 में जो पढ़े थे राज्य की परिभाषा, वही भाग 4 के लिए भी अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा होगी। अब जो लोग नहीं उस आर्टिकल को पढ़े हैं, वो पहले जा करके पढ़ करके आएंगे, तभी उनको समझ में आएगा। लिखेंगे राज्य की परिभाषा, वहां हमने विस्तृत तरीके से बताया था कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। लिखेंगे इसमें राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई, परिभाषा। ठीक, नीचे लिखेंगे स्टार बना करके भाग 4 के लिए, भाग 4, भाग 4 के अनुच्छेद 36 के लिए, 36 के लिए भी राज्य की परिभाषा वही होगी, के लिए भी राज्य की परिभाषा वही होगी, परिभाषा वही होगी, वही होगी जो जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, अनुच्छेद 12 में दी गई है, में दी गई है, में दी गई है। ठीक, हो गया। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे इसमें। अब अगला आर्टिकल देखेंगे अनुच्छेद 37। क्या, अनुच्छेद 37, चलिए अनुच्छेद 37 देखेंगे। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37। ठीक, अनुच्छेद 37,
अनुच्छेद 37। चलिए अनुच्छेद 37 में देखेंगे, इसमें जो दिया गया है लिखेंगे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी लिखेंगे राज्य के शासन में, राज्य के शासन में, राज्य के शासन में, राज्य के शासन में मूलभूत है, क्या है, मूलभूत है, मूलभूत है, मूलभूत है, ठीक, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, नहीं है। नोट करेंगे इसको। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो राज्य का नीति निदेशक है डीपीएसपी है, ठीक, ये राज्य के शासन में क्या है, मूलभूत है, क्या है, मूलभूत है, मूलभूत है, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय के द्वारा इसमें क्या किया जा सकता है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको लागू करवाने हेतु नहीं दी जा सकती। राज्य का जब भी विकास की बात आएगी, ठीक, राज्य की शासन की जब बात आएगी तो इसमें राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको क्या है, आवश्यक है, इनके लिए जरूरी है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इसको कहा कि ये राज्य के लिए क्या है, एक सकारात्मक निर्देश है, जिसको जब भी राज्य कोई नीति का निर्माण करेगा तो उसके विकास के लिए, उसको लोक कल्याणकारी बनाने के लिए यह निर्देश जरूरी है, ठीक। इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, राज्य ही जब चाहेगा इस नीतियों को लागू करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लागू करेगा, ठीक। यह न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। आगे लिखेंगे इसके बाद अनुच्छेद 37 के बाद अनुच्छेद 38, ठीक, थोड़ा उसके दो भाग हैं, इसको नीचे से नहीं आएगा, लिखेंगे आगे अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक। अनुच्छेद 38 लिखेंगे इसमें, अनुच्छेद 38 समझते हुए लिखते हुए चलिए। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, इसमें लिखिएगा सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, और राजनैतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था, से परिपूर्ण व्यवस्था, परिपूर्ण व्यवस्था, व्यवस्था स्थापित करना, स्थापित करना, करना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, कर्तव्य होगा, ठीक। अभी हम जब दोनों पढ़ लेंगे, दोनों पार्ट, तो इसको समझेंगे, ठीक। दूसरा पार्ट नोट करेंगे इसमें, आय की असमानता, आय की असमानता, आय की असमानता, आय की असमानता, प्रतिष्ठा सुविधा, प्रतिष्ठा सुविधा, प्रतिष्ठा के बाद सुविधा लिखेंगे, प्रतिष्ठा सुविधा और अवसर की, और अवसर की, अवसर की समानता, अवसर की समानता और अवसर की समानता को कम करना, अवसर की समानता को कम करना, को कम करना, करना, यहाँ असमानता लिख लीजिएगा और अवसर की असमानता को कम करना। ध्यान दीजिएगा इसमें अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कैसा, सामाजिक दृष्टिकोण से, ठीक, समाज में आर्थिक जो पिछड़ापन है
और राजनीतिक तरीके से भी जो है, जो न्याय है, ये क्या हो, इसकी परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक। और आय की असमानता, आय जो प्रत्येक व्यक्ति की आय है, हमारे देश में गरीब भी लोग हैं, अमीर भी लोग हैं, तो उसमें आय की असमानता का बहुत ज्यादा अगर फर्क होगा तो विकास नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कहा गया कि राज्य को कुछ ऐसा करना होगा कि आय की जो असमानता है या प्रतिष्ठा, कोई भी भागीदारी है, ठीक, प्रतिष्ठित होते हैं ना, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसमें भागीदारी होती है कि उसमें प्रतिष्ठित लोगों को पहले वरीयता दी जाती है। ऐसा ना हो, कोई भी सुविधा प्राप्त करनी हो, सरकार की, गवर्नमेंट की कोई भी योजना हो जिसको मिलती हो, ठीक, वो सबको समान रूप से मिलने की इसमें बात की गई है। ठीक, समानुपात में मिले सबको। वही कह रहा है, आय की असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा कोई भी हो, या अवसर की जो समानता है, या नौकरियों में जो अवसर का मतलब यहाँ नौकरियों में जो भागीदारी है, इसकी जो असमानता है। असमानता कब पैदा होती है, आरक्षण असमानता पैदा करता है, जो छूट दिया गया है, लेकिन वो भी जरूरी है, आरक्षण भी क्या है, जरूरी है। ठीक, तो जो असमानता पैदा हो रही है, उसी असमानता को कम करना है, या वो कमाने नौकरी के क्षेत्र में हो, या कोई भी प्रतिष्ठित चीज पाने के लिए हो, कोई सुविधा पाने के लिए हो, या नौकरियों में हो, तब इसी असमानता को कम करना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य को ऐसी नीति बनाना होगा कि ऐसा जो हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अमीर होता चला जा रहा है और कोई से ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है, इसको कैसे कम किया जाएगा, राज्य कुछ ऐसी नीतियां बनाएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ लिखेंगे। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 इंपॉर्टेंट है। 39 कई बार कई परीक्षाओं में, एसआई जैसे परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और आरओ समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में तो ये सब आर्टिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा सीधे पैराग्राफ से मिलान करने के लिए दिया जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 39, इसके भी कई पार्ट हैं, हम एक एक पार्ट को लिखेंगे। ठीक, और देखते चलेंगे। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, ठीक, अनुच्छेद 39, इसमें हमने बताया कई पार्ट में है, इसको देखेंगे। ए, पहले ए लिखेंगे, इसमें स्टार बना करके लिखेंगे। स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका, स्त्रियों और पुरुषों को, स्त्रियों और पुरुषों को, और पुरुषों को आजीविका, पुरुषों को आजीविका, आजीविका, स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, साधन उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, इसमें जो बात कही गई पार्ट ए में अनुच्छेद 39 के, स्त्री और पुरुषों को, किसको, स्त्रियों और पुरुषों को क्या करेगा, स्त्रियों को और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त क्या साधन, यानी रोजी रोजगार के जो साधन है, उसको साधन को उपलब्ध करवाना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन यहाँ रोजी रोजगार की देने की तो बात कर रही है, साधन की बात कर रही है नहीं। ऐसा उद्योग धंधा लगाएगी, कोई मशीनरी लगाएगी जहां से स्त्रियों को, पुरुषों को क्या मिले, रोजी रोजगार मिले। लेकिन वहां पर ये बात नहीं कही गई है कि बाध्य ही होगा राज्य ऐसा करने के लिए। इसको न्यायालय में इसीलिए आप चुनौती नहीं दे सकते कि सरकार हमको क्यों नौकरी नहीं दे रही है, सरकार हमको क्यों कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करके नहीं दे रही है। ठीक, बस ये नीति एक बनाई गई है लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, राज्य ऐसी नीति का निर्माण करेगा ऐसा कहा गया है, लेकिन बाध्य नहीं है। बी वाले में देखेंगे, बी अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 39 का बी सेक्शन है, इसमें लिखेंगे देश के संसाधनों का, लिखेंगे देश के संसाधनों का, देश के संसाधनों का, देश के जो सार्वजनिक हितों में है,
जो सार्वजनिक के लिए देश के संसाधनों, अब कोई निजी व्यक्ति का संसाधन है, आप कहेंगे कि वो हमको चाहिए, तो ऐसे नहीं मिलेगा। जो देश के संसाधनों का मतलब सार्वजनिक हित के लिए जो है, लिखेंगे देश के संसाधनों का जनहित में, का जनहित में, का जनहित में, का जनहित में प्रयोग करना, प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, करना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, यानी हर जगह इसमें राज्य की कर्तव्य की बात की गई है कि राज्य क्या करेगा, देश के जो संसाधन है किसके हित में, जनता के हितों में ऐसा प्रयोग करे, वो उसका क्या है, कर्तव्य है। आगे लिखेंगे सी वाला, इसमें सी खंड सी लिखेंगे 39 का, एक का क्या कहता है, लिखेंगे इसमें आर्थिक शक्ति का, आर्थिक शक्ति का, आर्थिक शक्ति का, आर्थिक शक्ति का मतलब जो देश के संसाधन में, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संसाधन भूमिका उभा रहे हैं, देश की आर्थिक विकास में जो भी संसाधन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वही आर्थिक शक्ति है। ठीक, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना राज्य का कर्तव्य होगा, करना राज्य का कर्तव्य होगा, करना राज्य का कर्तव्य होगा, का कर्तव्य होगा, करना क्या होगा, राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। इसमें एक शब्द आया है विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण का मतलब है किसी भी चीज को समानुपात में विभाजित कर देना, समान अनुपात में सबके बीच, किसके बीच, जो देश के नागरिक हैं उनको समान अनुपात में देखते हुए क्या करना, उसको विभाजित करना, किसको, आर्थिक शक्ति को। यानी हमने बताया आर्थिक शक्ति वो है जो देश की अर्थव्यवस्था में अपनी क्या कर रही है, भूमिका अदा कर रही है। ठीक, देश की आर्थिक विकास के लिए भूमिका, जो संसाधन उपलब्ध मतलब भूमिका अदा कर रहे हैं, वही आर्थिक शक्ति है। अगला लिखेंगे डी पॉइंट, डी पॉइंट, डी नोट करेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, 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 दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए, कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, के लिए समान वेतन, समान वेतन की व्यवस्था, की व्यवस्था करना, की व्यवस्था करना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि जो स्त्री और पुरुष है इनके लिए क्या, समान कार्य के लिए, किसके लिए, समान कार्य के लिए क्या, समान वेतन की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, अगला देखेंगे जो ई पॉइंट है, क्या कहता है, ई देखेंगे, ई कहता है नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करना किसका कर्तव्य है, इसी का, राज्य का कर्तव्य। लिखेंगे नागरिकों की, नागरिकों, नागरिकों की, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, की रक्षा करना, की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा, की करना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, कर्तव्य होगा। ठीक, राज्य ऐसा कुछ कार्य करेगा, ठीक, जिसे नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, बचा रहे, ऐसा उसका कर्तव्य होगा कि वो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिकों के लिए देखभाल करना उसका भी कर्तव्य है। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे डी, ई के बाद एफ। ठीक, लास्ट पॉइंट है, लिखेंगे बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। लिखेंगे बच्चे का जो बचपन है या बचपन, बचपन और यौवन, और यौवन, ठीक, जो नवयुवक हैं, बचपन और यौवन को शोषण से बचाना, को शोषण से बचाना, को शोषण से बचाना, को शोषण से बचाना किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। इसको नोट करेंगे,
जो हमने यहाँ अब तक बताया 39 के पार्टों को समीक्षा अधिकारी जैसे पेपरों में आप पिछले प्रीवियस ईयर के कई सालों का पेपर उठाकर देखेंगे तो सीधे सीधे कहीं न कहीं मिलान करने हेतु दे दिए जाते हैं। ठीक, तो उसको आप नोट करें, फास्ट नोट करेंगे। कहीं कोई चीज नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन में आप हमको जरूर बताएं। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपका जो भी डाउट रहेगा क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखेंगे हम लोग इसके अगले आर्टिकल को। ठीक, इसके अगले आर्टिकल को देखेंगे। अनुच्छेद 39 का ही एक और पार्ट है 39A। ठीक, 39A। चलिए जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको थोड़ा अपने से भी पढ़ा करिए। ठीक, हर चीज जरूरी नहीं है कि किसी के भाषा से ही समझ में आ जाए। जब तक आप किताबों का उपयोग नहीं करेंगे और उसके साथ साथ प्रश्न को नहीं देखेंगे कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में, तब तक हमारे बताने से कुछ नहीं होने वाला है। और ये है संविधान, जिसको संविधान को तो इतना बेहतरीन तरीके से हम समझा ही रहे हैं कि अगर आप एक दो बार का भी पढ़े हैं कहीं किताब से, अगर एक बार पढ़े हैं तो उस चीजों को समझ जाएंगे आसानी से। ठीक, लिखेंगे अनुच्छेद 39A। क्या? अनुच्छेद 39A बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। लिखेंगे इसमें नागरिकों को समान न्याय, नागरिकों को समान न्याय, नागरिकों को समान न्याय, कैसा समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, ठीक, सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। कैसा? समान न्याय। किसको? जो देश के नागरिक हैं, अपने देश के जो नागरिक हैं उनको कैसा न्याय? समान न्याय। और कैसा? निशुल्क, बिना पैसे का क्या? कानूनी सहायता प्राप्त कराना। अगर वो किसी तरीके से प्रताड़ित हैं, कुछ उनको हुआ है तो उनको निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 39A कहता है। अनुच्छेद 40 देखेंगे हम। अनुच्छेद 40 लिखेंगे। अनुच्छेद 40 क्या? अनुच्छेद 40 इसमें नोट करेंगे। अनुच्छेद 40 में लिखेंगे इसमें पंचायत का गठन। कई बार एग्जाम में भी पूछता है पंचायतों का गठन। ठीक, पंचायत का गठन और सशक्तिकरण करना। ठीक, सशक्तिकरण करना, पंचायतों का गठन और इसको सही लिखिएगा, सशक्तिकरण। ठीक, सशक्तिकरण करना। यानी जो राज्य है वो पंचायतों का गठन करेगा। पंचायत ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए तो बलवंतराय मेहता समिति ने 3 स्तरीय बात की है पंचायतों में। ठीक, कौन कौन सा? ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर, फिर बीच में प्रखंड स्तर पर ब्लॉक पंचायत, फिर तीसरे स्तर पर जिला पंचायत। ठीक, एक ग्रामीण स्तर पर है। लेकिन अगर शहरी स्तर पर देखा जाए तो सबसे छोटा जो आता है नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर महानगर निगम आते हैं। ठीक, तो ये है पंचायतों का गठन। यानी जो ग्रामीण स्तर है और शहरी क्षेत्र हैं उनमें निचले स्तर से विकास करने हेतु तो पंचायतों का क्या किया जाए? गठन किया जाए। गठन ही करना नहीं है, उनका सशक्तिकरण करना है। यानी पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए राज्य को क्या करना होगा? इसका कर्तव्य होगा कि राज्य कोई ऐसी नीति करे कि पंचायत क्या हो? मजबूत भी बने। ठीक, नीचे कोष्टक में आप लिख सकते हैं, लिखिएगा इसमें। यानी पंचायत संस्थाएं, यानी
यानी पंचायत संस्थाएं, पंचायत संस्थाएं, पंचायत संस्थाएं, संस्थाएं संस्थाएं गठित, पंचायत संस्थाएं गठित की जाएं, की जाएं और पंचायत संस्थाएं गठित की जाएं और उसे और उसे और उसे मजबूत करने, मजबूत किया जाए, मजबूत किया जाए। यह राज्य का कर्तव्य होगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा, का कर्तव्य होगा, कर्तव्य होगा, का कर्तव्य होगा। नोट कर लीजिएगा इसको नीचे भी कोष्टक में। अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायतों का गठन किया जाए और सशक्तिकरण करना, यानी जो पंचायत संस्थाएं हैं इनका गठन तो किया जाए और उसे मजबूत किया जाए। यह किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। ये अनुच्छेद 40 रहा। अगले समय में हम लोग अनुच्छेद 41 से फिर अगली क्लासों में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को एक दूसरे तक शेयर करें और अपने लोग से जो संबंधित लोग हैं उनके मोबाइल में भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमें आगे ले जा सकता है। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।